दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। लास्ट फ्राइडे को 2 फिल्में रिलीज हुई थी, आलिया भट्ट की जिगरा और राजकुमार राव की फिल्म विक्की विद्या का वीडियो। आप सभी को पता है कि राजकुमार की इससे पहले वाली फिल्म स्त्री 2 ने 600 CR का बिजनेस किया है लाइफ टाइम इन इंडिया, यानी कि स्त्री 2 बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई है। और यही वजह है कि विक्की विद्या का वीडियो रिलीज होने से पहले ऐसा मान लिया गया था कि भाई ये फिल्म कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ही करेगी, क्योंकि अगर स्त्री ने 600 CR का बिजनेस किया है तो राजकुमार की अगली फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ना। लेकिन हकीकत यह है कि यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 35 CR। और मैं आपको यह भी बता दूं कि स्त्री फ्रेंचाइज को छोड़कर राजकुमार राव की किसी भी फिल्म ने आज तक 50 CR से ज्यादा का बिजनेस नहीं किया है। विक्की विद्या का पहले वीक का बिजनेस होगा मैक्सिमम 25 CR और बाकी आगे के दिनों में मैक्सिमम बिजनेस हो सकता है 10 CR, यानी कि लाइफ टाइम बिजनेस होगा 35 CR। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि स्त्री 2 की सक्सेस का राजकुमार राव के स्टारडम से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, अपने गिमिक्स होते हैं, अपना टाइम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी एक्टर की एक फिल्म आज हिट हुई है तो उसकी अगली फिल्म भी हिट ही होगी। और आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा का तो इससे भी बुरा हाल हुआ है। जिगरा का पहले वीक का बिजनेस होगा मैक्सिमम 20 CR और इसका मतलब ये हुआ कि आगे दिनों में ज्यादा से ज्यादा 10 CR का बिजनेस और हो सकता है, यानी कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हो सकता है मैक्सिमम 30 CR। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी डिसास्टर फिल्म हो गई है। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश नागरिक आलिया एक बच्ची जैसी लगती है, तकरीबन 40 किलो उसका वजन है, बेचारी की हाइट है तकरीबन 5 फीट। वो कभी भी कैटरीना बन ही नहीं सकती, कभी भी करीना बन ही नहीं सकती, कभी भी दीपिका बन ही नहीं सकती। तो उसको एक बड़ी हीरोइन मानना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। हालांकि गंगूबाई एक सुपर फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन मीडिया ने उस फिल्म को हिट बताया क्योंकि मीडिया ने पैसे खाए थे। चलिए, मैंने मान लिया कि भाई उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन वो बिजनेस किया था उस फिल्म के डायरेक्टर SLB की वजह से, ना कि आलिया की वजह से। फिल्म जिगरा का बिजनेस आलिया के स्टारडम के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। आलिया भट्ट इतनी ही बड़ी स्टार है, यानी कि आलिया भट्ट सुपर डुपर फ्लॉप एक्ट्रेस है। आलिया भट्ट कोई भी स्टार नहीं है। आलिया भट्ट के पास आज की तारीख में सिर्फ 2 फिल्में हैं। एक फिल्म है SLB की जो उसने डील में हासिल की है क्योंकि उसने रणबीर कपूर को मनाया है SLB की फिल्म करने के लिए। दूसरी फिल्म है YRF की, वो इसलिए क्योंकि आदित्य चोपड़ा को ऐसा लगता है कि अगर वो आलिया भट्ट के साथ काम करेगा तो शायद आगे चलकर रणबीर कपूर उसकी फिल्म कर लेगा। यानी कि खुशी से आज की तारीख में कोई भी आलिया को फिल्म देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एजाज खान के ऑफिस पर मुंबई पुलिस ने छापा मारा और 35 लाख का माल बरामद किया। यह खबर मीडिया में सभी जगह थी। एजाज खान से मेरी बात हुई और एजाज का कहना यह था कि भाईजान आप ये बताइए कि अगर मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूं और वो भी 35 लाख का कोई सामान मंगा रहा हूं तो क्या मैं अपने ऑफिस पर मंगाऊंगा? क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैं अपना ऑफिस का एड्रेस दूंगा ताकि मुंबई पुलिस आए और आके मुझे अरेस्ट कर ले? और एजाज खान ने यह भी बताया कि अगर कोरियर से कोई माल आया है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका पेमेंट एडवांस में हो चुका है। तो ऐसा बड़ा पागल कौन होगा जो 35 लाख कहीं विदेश में एडवांस में पेमेंट कर देगा? माल आएगा या नहीं आएगा ये किसी को पता ही नहीं। तो एजाज खान का कहना यह है कि वो उसका ऑफिस है ही नहीं। अगर उसका ऑफिस होता तो जाहिर सी बात मुंबई पुलिस उसको फौरन ही अरेस्ट कर लेती। और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद जो एजाज कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर मैं कोई लीगल काम करूंगा तो मैं अपने ऑफिस या अपने घर के एड्रेस पे क्यों मंगाऊंगा? अपने घर या ऑफिस का एड्रेस भी क्यों दूंगा? अपना नाम भी क्यों दूंगा? बिल्कुल सही कह रहा है एजाज। और अगर वाकई ही एजाज खान का इस मामले से कोई लेना देना होता तो मुंबई पुलिस फौरन ही उसको अरेस्ट कर लेती, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि मीडिया ने जो भी खबर बनाई थी वो बिल्कुल झूठी खबर थी। वो ऑफिस एजाज खान का था ही नहीं, किसी और की खबर थी और उसमें एजाज खान को जबरदस्ती घसीट लिया गया। फिल्म जिगरा को लेकर आलिया भट्ट और दिव्या खोसला में झगड़ा हो गया है। दिव्या खोसला ने एक स्टोरी पोस्ट की थी,
उसमें कहा था कि जिगरा को कोई भी देखने नहीं आ रहा है, थिएटर्स खाली पड़े हुए हैं और यही वजह है कि आलिया भट्ट इस फिल्म के टिकट्स खुद ही खरीद रही है और फेक बिजनेस दे रही है, जबकि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। और हकीकत यह है कि आलिया भट्ट ने वीकेंड में 6 CR के टिकट्स खरीदे हैं, ये सही बात है। दिव्या के सब कहने पर करण जौहर ने दिव्या को फूल कहा था और फिर दिव्या ने करण को जवाब दिया था। ये करण जौहर, दिव्या और आलिया का झगड़ा एक तरफ। अब मीडिया में ऐसी खबर आ रही है कि रणबीर कपूर आलिया और दिव्या के झगड़े को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा नाराज है। यही वजह है कि रणबीर कपूर ने टी सीरीज की फिल्म एनिमल पार्क को छोड़ दिया है। अब रणबीर कपूर एनिमल पार्क में काम नहीं करेगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस खबर में जरा भी सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है। एक्चुअली ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जितने भी पत्रकार हैं वो बेचारे सभी 10, 20, 50 हजार की सैलरी पर काम करते हैं और उनका जो IQ है वो इतना ही है, उन बेचारों को इतना ही पता है। उनको किसी ने जो खबर सुना दी वो उन्होंने सुन ली और वो उन्होंने छाप दी। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उस न्यूज में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। ना ही किसी पत्रकार का बॉलीवुड वालों से डायरेक्ट कनेक्शन है। यही वजह है कि ये लोग बॉलीवुड के किसी भी आदमी से किसी खबर के बारे में कंफर्मेशन नहीं ले सकते। मैं आपको ये बता दूं कि जो दिव्या और आलिया का झगड़ा है ये बहुत छोटा सा झगड़ा है, ये कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं है जिसकी वजह से रणबीर कपूर किसी फिल्म को छोड़ दे। और इससे आगे ये कि रणबीर कपूर टी सीरीज की फिल्म में फ्री में काम नहीं कर रहा है। रणबीर कपूर करोड़ों रुपए ले रहा है तब वो टी सीरीज की फिल्म को कर रहा है। और इससे भी आगे ये कि एनिमल पार्क का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संदीप वेंगा रेड्डी है। टी सीरीज का फिल्म में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस है। तो कहने का मतलब यह है कि दिव्या और आलिया की लड़ाई से एनिमल पार्क का कोई लेना देना नहीं है। उनकी लड़ाई की वजह से रणबीर कपूर इस फिल्म को कभी नहीं छोड़ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले बाबा सिद्दीकी को कुछ लोगों ने उनके ऑफिस के सामने ही खत्म कर दिया था। तब से यह खबर मीडिया में छाई हुई है। जिस भी यूट्यूबर को देखो वो वीडियो इसी खबर पर बना रहा है, इसी खबर के बारे में डिस्कशन कर रहा है। एक बहुत पुराना पत्रकार है जितेंद्र दीक्षित, उसने अपने एक इंटरव्यू में ऑन कैमरा कहा है कि जब 2002 में सलमान खान ने फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी तो उसके बाद सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर में जाकर छुप गया था। सलमान खान ने जब अक्टूबर 2002 में कार एक्सीडेंट किया था, जितेंद्र ने यह भी बताया कि सलमान बाबा सिद्दीकी के घर में तकरीबन 5-6 घंटे छुपा रहा था। उसके बाद बाबा ने सलमान को लॉयर दिलवाया था, वारिस पठान। सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पे छुपे बैठे थे, बाबा सिद्दीकी ने उन्हें छुपाया था। फिर वहीं पर बाबा सिद्दीकी ने उनको लॉयर भी दिलवाया, वारिस पठान। दोपहर में वारिस पठान ने सलमान खान को पुलिस स्टेशन में हाजिर किया था और जमानत कराई थी। जितेंद्र दीक्षित ने यह भी बताया कि यह न्यूज उसी ने ब्रेक की थी और उसको इस बारे में सब कुछ पता है। मैं आपको यह बता दूं कि इस केस में सलमान खान अदालत से बरी हो चुका है। हाँ, यह अलग बात है कि जब सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया था तो फिर महाराष्ट्र सरकार की यह ड्यूटी बनती थी कि वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया वो तो आप सभी जानते हैं, बात खत्म। तो अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को किसी केस में बरी कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि सलमान खान ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन जितेंद्र दीक्षित ने ऑन कैमरा यह कहा है कि नहीं, ये सब कुछ सलमान नहीं किया था। यानी कि जितेंद्र एक तरह से सलमान को मुजरिम ठहरा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई सलमान को यह मंजूर है कि एक पत्रकार ऑन कैमरा यह कह रहा है कि नहीं, ये सब कुछ सलमान नहीं किया था। क्या सलमान खान इस पत्रकार के खिलाफ केस करेगा, ठीक उसी तरह जैसे भाग भाग कर मेरे ऊपर केस करता है। देखते हैं करता है कि नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट का एक एक्टर है विजय और अब उसने बड़े ही गंभीर इल्जाम लगाए हैं धर्मा पर और आलिया भट्ट पर। विजय ने कहा है कि धर्मा वाले एक्टरों की कदर नहीं करते। धर्मा वालों ने उसको फिल्म जिगरा में काम करने के लिए ऑफर किया था और उन्होंने उससे कहा था कि 2023 दिसंबर पूरा खाली रखे, फ्री रहे, क्योंकि उस पूरे महीने में उसको शूटिंग करनी होगी फिल्म जिगरा के लिए। विजय का ऐसा कहना है कि मैं बैठा रहा, इंतजार करता रहा, मैंने कोई और काम भी नहीं पकड़ा और फाइनली इन लोगों ने भी मुझे फिल्म में नहीं लिया और मुझे रिप्लाई तक नहीं किया कि भाई आप फिल्म में हो या नहीं हो। तो विजय का कहना यह है कि ये जो धर्मा वालों का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने मुझे बैठा कर रखा था, 1 महीना मैं बैठा रहा, उनकी वजह से मैंने कोई काम नहीं किया, तो उनको मुझे पैसे देने चाहिए मेरे टाइम के लिए, भले ही मैंने शूटिंग की हो या नहीं की हो। मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि विजय सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि बॉलीवुड के सभी
एक्टरों का ऐसा कहना है कि धर्मा सभी एक्टरों को बहुत ही इज्जत देता है, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी देता है। कभी भी किसी एक्टर ने यह कंप्लेन नहीं की कि धर्मा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी को उसके ऑफिस के सामने ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उसका बेटा जीशान सिद्दीकी भी बाल बाल बच गया है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी और उसका बेटा जीशान सिद्दीकी साथ में ही ऑफिस से बाहर निकले थे, तभी जीशान का फोन बजा और वो किसी से बात करने के लिए वापसी ऑफिस के अंदर चला गया और बाबा सिद्दीकी बाहर चला गया। और बस यही वजह है कि जीशान बाल बाल बच गया है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जीशान की किस्मत थी कि वो बच गया, क्योंकि जिन लोगों ने बाबा को खत्म किया है उन्होंने पुलिस को ऐसा बताया है कि उनका प्लान था दोनों को खत्म करने का, बाप और बेटे को। तो ये कहावत साबित हो गई है कि भाई जिसकी आ गई है उसको कोई बचा नहीं सकता और जिसकी नहीं आई उसको कोई मार नहीं सकता। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एसआरके और बाबा सिद्दीकी की बहुत ही बढ़िया दोस्ती थी और बहुत जमाने से दोस्ती थी, कोई एक दिन से दोस्ती नहीं थी। जब बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया, बाबा को खत्म कर दिया गया, उसके बाद से आज तक एसआरके को कहीं भी नहीं देखा गया। ना ही एसआरके हॉस्पिटल गया, ना ही एसआरके बाबा सिद्दीकी के घर गया, ना ही एसआरके कब्रिस्तान में गया। जबकि सलमान सब जगह गया, बाबा के घर भी गया, हॉस्पिटल भी गया, कब्रिस्तान में भी गया। इससे यह साबित होता है कि शाहरुख खान कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता है, उसको किसी भी कंट्रोवर्सी में अपने आप को डालना नहीं है। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि जो शाहरुख खान साहब ने किया है वो बिल्कुल परफेक्ट किया है, करेक्ट किया है। शाहरुख खान को ऐसी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिल्म स्त्री 2 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने 600 CR प्लस का बिजनेस कर लिया है। और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर राजकुमार राव की वजह से इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया था तो राजकुमार की विक्की विद्या का वीडियो फ्लॉप क्यों हो गई है। मैं आपको ये बता दूं कि गदर 2, स्त्री 2 ये ऐसी फिल्में हैं जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वो कितनी बढ़िया थी, उनकी कहानी कितनी अच्छी थी, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी। दोनों ही फिल्में एकदम भोजपुरी टाइप फिल्में थी, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों का वक्त बहुत ही कमाल था। सही टाइम पे बनी, सही टाइम पे रिलीज हुई और जो गिमिक्स थे उन फिल्मों के साथ वो बिल्कुल परफेक्ट थे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए एक बहुत बड़े सुपरस्टार की जरूरत नहीं है। किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए बहुत बढ़िया कहानी की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी जरूरत नहीं है। अगर वो फिल्म सही टाइम पे बनी है और उसके गिमिक्स बिल्कुल ठीक है तो एक खराब फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। दोस्तों, एक राजनेता है जिसका नाम है हरनाथ सिंह यादव। इसने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। इसने कहा है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था, सलमान खान ने उसको पकाया था और खाया था। हरनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि जो गलती सलमान खान ने की थी वो की थी, जो गलती होनी थी वो हो गई है। अब सलमान खान को चाहिए कि वो बिश्नोई समाज से माफी मांग ले। यानी कि हरनाथ सिंह का कहना यह है कि बिल्कुल सच है कि सलमान खान ने सब कुछ किया था और सलमान खान ने ये क्राइम किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये केस अदालत में चल रहा है और अदालत में अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अदालत का कोई जजमेंट नहीं आया है, तो किसी भी नेता ने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए अपनी मर्जी से। और अगर कोई नेता ऐसा उलझुल बयान देकर सलमान खान की इमेज खराब कर रहा है, सलमान खान को बदनाम कर रहा है, तो फिर सलमान को उसके ऊपर केस करना चाहिए। सलमान तो केस करने में एक्सपर्ट आदमी है। कर दो भाई साहब, नहीं करोगे आप क्योंकि वो नेता है। नेता पे आप केस करोगे तो नेता आपको बहुत दौड़ाएगा, ये आप भी जानते हो। दोस्तों, हिंदुस्तान की एजेंसियों का ऐसा कहना है कि बिश्नोई कॉमेडियन मुनव्वर को भी खत्म करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि जो मुनव्वर फारूकी कॉमेडी करता है वो बहुत ही गलत कॉमेडी करता है। वो देवी देवताओं के बारे में गलत गलत बातें करके लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, यानी कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। और यही वजह है कि बिश्नोई उसको पसंद नहीं करता, बिश्नोई उसको भी खत्म कर देना चाहता है। अब मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बिश्नोई इतना खतरनाक आदमी है कि अगर वो मुनव्वर जैसे लुखे को खत्म करना चाहता है तो 1-2 घंटे की ही बात है, बात खत्म। मुनव्वर लुखा कौन सा बहुत बड़ा तुर्रम खान है, उसके पास कौन सी पुलिस सिक्योरिटी है कि भाई वो बचकर घूम रहा है। अरे भाई, अगर बिश्नोई जैसा बंदा उसको खत्म करना चाहता है तो कितनी देर लगती है। खैर, इस बात में सच्चाई है या नहीं है इसको अलग रख देते हैं, लेकिन मैं मुनव्वर फारूकी से कहना चाहूंगा कि भाई साहब
किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं है, किसी के भी देवी देवताओं के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं है। तो ऐसी हरकत ना कीजिए। आपको अगर कॉमेडी आती है तो लोगों को हंसाइए, नहीं आती तो अपने घर बैठिए, आराम से बात खत्म। दोस्तों, जब कभी दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखे जाया करते थे, उस वक्त शाहरुख खान ने एक सीरियल किया था फौजी। अब दूरदर्शन उसी फौजी को दोबारा बना रहा है फौजी 2 के नाम से। वही दूरदर्शन जिसके दर्शन आज की तारीख में पब्लिक दूर से भी नहीं करती। तो यह बात मेरी समझ में ही नहीं आई कि इस सीरियल पर पैसे खर्च क्यों किए जा रहे हैं, क्यों टाइम बर्बाद किया जा रहा है, और कौन इस सीरियल को देखेगा। अगर यह सीरियल कलर्स पे, सोनी पे या जी पर आता तो शायद फिर भी कोई देख लेता। भाई दूरदर्शन पर कोई क्यों देखेगा? दूरदर्शन कौन देखता है आज की तारीख में यार, हद हो गई। दोस्तों, बॉलीवुड में एक जोड़ी है राज एंड डीके। ये दोनों राइटर्स भी हैं, ये दोनों डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन जो राज है पता चला है कि वो बहुत बड़ा कमीना इंसान है। अब आप पूछेंगे कि भाई मुझे कैसे पता चला कि ये आदमी बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही कमीना इंसान है? मुझे पता ऐसे चला कि संजय लीला भंसाली जिस बिल्डिंग में रहता है, उसी बिल्डिंग में ये राज भी अपनी वाइफ के साथ रहता था। राज की जो वाइफ है बेचारी, उसको बच्चा पैदा नहीं होता। आज की तारीख में अगर किसी औरत को बच्चा पैदा नहीं होता तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अरे भाई, सैरोगेसी से बच्चा पैदा किया जा सकता है, बच्चा गोद लिया जा सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से डिवोर्स दिया जाए। लेकिन ये जो राज है, इसने डिवोर्स भी नहीं दिया और अपनी बीवी को उसी फ्लैट में छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लगा है। अब वो बेचारी उस बिल्डिंग में अकेली रहती है और बहुत ही परेशान है। अब आप इस इंसान के कमीनेपन का अंदाजा लगाइए कि भाई एक औरत बेचारी अकेली एक बिल्डिंग में, एक घर में रहती है और ये कमीना उसी शहर में रहते हुए कहीं और रहता है, किसी और लड़की के साथ रहता है। थोड़ी तो शर्म कर यार, थोड़ी तो शर्म कर, थोड़ी तो मर्यादा रख। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को आप सभी जानते हैं और राम गोपाल वर्मा साहब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल कहते ही रहते हैं। रामू ने एक वीडियो रिलीज किया है और उसमें कहा है कि अगर बिश्नोई ने सलमान को धमकी दी है और सलमान इतना ज्यादा डर गया है, अपने घर में छुपा बैठा है, कहीं बाहर जाता है तो भी सिक्योरिटी के साथ जाता है, तो ये सलमान के आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि सलमान को भी बिश्नोई को उससे बड़ी धमकी देनी चाहिए। सलमान ने कहना चाहिए कि बिश्नोई, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई साहब, रामू जी, सरकार, क्यों बेचारे को सलमान को फंसा रहे हो? अरे वो बिश्नोई है, बहुत खतरनाक आदमी है भाई, मिनटों में निपटा लेगा इसको। तो आप कहां इसको ऐसी गलत सलाह दे रहे हो? इसने कुछ कह दिया तो फिर उसको और गुस्सा आ जाएगा, फिर वो छोड़ेगा ही नहीं। मत ऐसी गलत सलाह दो यार। राम गोपाल वर्मा का कहना यह है कि अगर सलमान फिल्म में 100 गुंडों के साथ लड़ता है, बड़े से बड़े गुंडे को खत्म कर देता है और फैन उसको इसी रोल में पसंद करते हैं, तो अगर एक बिश्नोई से वो डरकर अपने घर में छुपा हुआ है, जो बिश्नोई ऑलरेडी जेल में बंद है, बिश्नोई बाहर भी नहीं है, तो उसके फैन उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसके फैन को लगेगा कि यार ये तो बहुत ही डरपोक आदमी है, और यही वजह है कि शायद फ्यूचर में उसके फैन उसकी फिल्म को ना देखें, क्योंकि जब उसको 100 गुंडों के साथ लड़ते हुए देखेंगे तो फैन को पता चलेगा कि यार ये तो एक गुंडे के साथ भी नहीं लड़ सकता, तो 100 के साथ कैसे लड़ रहा है। तो जो बात राम गोपाल वर्मा कह रहा है वो एक तरह से ठीक है, लेकिन भाई साहब, राम गोपाल वर्मा साहब, आपको ये सोचना चाहिए कि बिश्नोई कितना खतरनाक आदमी है। आपको पता नहीं है भाई साहब उस बंदे का। वो आदमी किसी के भी घर में घुस जाता है बिना कुछ सोचे समझे। बात को समझो, ऐसे गलत मशवरे ना दो किसी को, थोड़ी तो मर्यादा रखो भाई साहब। दोस्तों, बिग बॉस चालू हो गया है और बिग बॉस के घर में एक लड़का है अविनाश, जो झगड़ा करता ही रहता है। कल के एपिसोड में बिग बॉस ने घर वालों को यह पावर दी थी कि आप किसी भी एक आदमी को घर से बाहर निकाल सकते हो। उन्होंने अविनाश को निकाल दिया, तो पब्लिक को शायद ऐसा लग रहा होगा कि अविनाश तो घर चला गया। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। बिग बॉस में जो झगड़ा करता है उसको कभी नहीं निकाला जाता, जो झगड़ा नहीं करता उसको निकाला जा सकता है। बात को समझिए आप। तो अविनाश को घर वालों ने भले ही घर से निकाल दिया हो, लेकिन बिग बॉस ने उसको किसी अलग कमरे में रखा होगा और कुछ दिनों के बाद वापसी घर में लेके आएगा, क्योंकि जो झगड़ा करते हैं उन्हीं की तो जरूरत है बिग बॉस में। जो चुपचाप बैठ के खाते हैं उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है बिग बॉस को। बात को समझिए। दोस्तों, चाची प्रियंका चोपड़ा के भतीजे हस्बैंड निक को तो आप सभी जानते हैं। निक एक सिंगर है, शो किया करता है। तो निक एक शो कर रहा था और उसी वक्त किसी ने उसके
ऊपर लेजर लाइट मारी और यही वजह है कि निक डर के वहां से भाग गया। जिस आदमी ने लेजर लाइट मारी थी बाद में उसको पकड़ा गया, उसके बाद निक ने शो कंटिन्यू किया। मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले वक्त की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लेजर लाइट है वो बहुत ही खतरनाक है, किसी की भी आंखों में मारकर उसको अंधा किया जा सकता है, किसी के भी ऊपर लेजर लाइट मारकर उसको खत्म किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर आप अंदाजा लगाइए कि जो स्टेज शो हुआ करेंगे, जो लाइव शो हुआ करेंगे, उनमें कितना खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों फिल्म भूल भुलैया 3 का टाइटल सॉन्ग रिलीज हो गया है। कार्तिक आर्यन बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और कार्तिक ने कमाल का डांस किया है, जबरदस्त डांस किया है। और यह गाना इतने सालों से चल रहा है, आज भी यह गाना सुपरहिट है। लेकिन इस गाने को रिमिक्स किया गया है और बहुत ही कमाल के स्टाइल में रिमिक्स किया गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से गाने को दोबारा से बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस गाने को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, इतने अच्छे तरीके से शूट किया गया है और कार्तिक ने इतना कमाल का डांस किया है कि यह गाना और भी बड़ा हिट होने वाला है। और क्योंकि यह गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है, यही वजह है कि इस गाने से इस फिल्म को बहुत फायदा होने वाला है। इस गाने के रिलीज होने के बाद ये चांसेस बहुत ही बढ़ गए हैं कि यह फिल्म बहुत ही बढ़िया ओपनिंग लेने वाली है। और ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अनीस बज़्मी की फिल्मों का म्यूजिक हमेशा ही बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक गाना ही बढ़िया होगा, जो आगे और गाने रिलीज होंगे वो भी बढ़िया होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही बड़ा होने वाला है और अगर फिल्म का म्यूजिक बड़ा होने वाला है तो इस फिल्म को बहुत बड़ी ओपनिंग लगने वाली है। और मैं ये पहले ही कह चुका हूं कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 300 CR से कम तो होने वाला नहीं है, यानी कि ये फिल्म एक श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर फिल्म है। ये खबर मैं आप लोगों को बहुत पहले दे चुका हूं कि बटले वरुण धवन ने टिप्स की एक फिल्म साइन की है जिसको डायरेक्ट करेंगे डेविड धवन। डेविड धवन बहुत बूढ़े हो चुके हैं, सही से उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, लेकिन एज ए डायरेक्टर वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। एक्चुअली हकीकत ये है कि वो सिर्फ बैठेंगे, उनका जो बेटा है रोहित धवन वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा। नवंबर में इस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है गोवा में। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में ये फिल्म रिलीज होगी। आप सभी जानते हैं कि वरुण की हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वेट है 50 kg, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, किसी भी एंगल से हीरो लगता नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि टिप्स वालों की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको इस लड़के को हीरो लेना पड़ रहा है, वो इसके साथ फिल्म बना रहे हैं। टिप्स वालों मैं आपको एडवांस में गारंटी से बता सकता हूं कि इस फिल्म को सुपर डुपर डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।